कक्षा में आप सबको प्यार भरा नमस्कार। हम तो पाठ पूर्ण रूप से खत्म कर चुके हैं, सीख चुके हैं, पूरा हो गया है। लेकिन आप जो कर रहे हैं मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं, जो यहाँ पे क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या दे रहे हैं, तो आपको 80 मार्क्स उनका 80 मार्क का एग्जाम देना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा रही हूँ पुनरावर्तन तौर पर जो है छुट्टी पद। छुट्टी पद आपने पहली बार सीख रहे हैं। तो छुट्टी पद लिखते समय आपके बाएं ओर स्थान लिखना है। अब जो समझो आप जो है कारकड़ा, तो कारकड़ा लिखना है यहाँ पे। और जिस दिन आप एग्जाम लिख रहे हैं, जिस दिन आप परीक्षा लिख रहे हैं, तो उस दिन का तारीख डालना है। तो यहाँ पे से तारीख ये हो गया कि बाएं साइड का ये साइड तक का, और सीधा जो दिनांक लिखा है वहीं पे आपको स्लेट में, या अगर आप चाहे तो लाइन छोड़ सकते हैं। यहाँ पे सिंगल लाइन रहता है आपके रोल बुक में, तो अगर आपको नहीं चाहिए तो छोड़ना मन करता है तो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपके मार्जिन, ये जो है मार्जिन, मार्जिन के बाजू में ही ये जो है टेक्स्ट फ्रॉम रहता है। तो यहाँ पे क्या है आपका नाम, तो आप जो बताना चाहते हैं तो क्या है आपका असली नाम बता सकते हैं। आपका जो नाम है उसको लिख सकते हैं, नहीं है आप किसी का नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपके स्कूल का नाम लिख सकते हैं। अगर आपको क्रेस्टी लिखना नहीं चाहते हैं तो क्योंकि पब्लिक में सब नहीं बताते, इसके लिए आप दूसरा नाम लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और जो प्लेस है आपका क्रेस्टी स्कूल कारकड़ा। ये जो है स्कूल होने के बाद कॉमा डालना है, और कारकड़ा होने के बाद फुल स्टॉप डालना है। ये जो है आपका एड्रेस हो गया। तो आपका नाम लिखना है और स्कूल का नाम लिखना है और प्लेस का नाम लिखना है। तो जहां पे आपने प्रेक्षक लिखा है, नाम लिखा है, उसी सीधे लाइन में क्या आना चाहिए, ऐसा नहीं मैं याद रखूं, क्योंकि सीधे लाइन में सेवा में जो है सेवा में लिखना है। तो सेवा में लिखने के बाद कब, सेवा में लिखने के बाद कॉमा डालना। जो यहाँ पे एक हो गया, तो अब यहाँ पे क्या करना है, किसको आप दे रहे हैं, टू एड्रेसेस को, प्रधान अध्यापक, क्या है प्रधान अध्यापक, प्रिंसिपल या अध्यापक, मुख्य उपाध्याय। तो वहां पे आपके क्वेश्चन पेपर मुख्य उपाध्याय रहेगा तो मुख्य उपाध्याय रहेगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। आपने अध्यापक के लिए, प्रधान अध्यापक के लिए छुट्टी पूछेगी तो आपके लिए, अब क्वेश्चन में क्या है आप देखना, मुख्य अध्यापक दिया है, प्रधान अध्यापक दिया है, कुछ क्या दिया है आप देखिए, और आप आसानी से स्पेलिंग देख के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी कैसे आप कहाँ पे दे रहे हैं, प्रधान अध्यापक आपके स्कूल में रहते हैं, तो उनका जो स्कूल है वो भी आपके स्कूल है क्राइस्ट किंग। तो क्या है क्राइस्ट किंग कारकड़ा, ये हो गया कारकड़ा। उसके बाद क्राइस्ट किंग कारकड़ा या क्राइस्ट किंग स्कूल कारकड़ा। अब तो देखिए यहाँ पे क्राइस्ट किंग स्कूल कारकड़ा हो गया। ये प्रधान अध्यापक होने के बाद कॉमा डालना है, और यहाँ पे भी क्राइस्ट किंग होने के बाद कॉमा, स्कूल कारकड़ा फुल स्टॉप। ये हो गया फ्रॉम एंड टू। जहां पे आपने सेवा में लिखा है, टू लिखा है, उसी सीधे लाइन में नीचे आ जाता है। मैं तो लिखूंगी यहाँ पे लिखना पड़ता है क्योंकि आपका एक ब्लैक बोर्ड छोटा है, इसके लिए महोदय, क्या है महोदय या मान्यवर भी लिख सकते हैं, महोदय लिखा। तो यहाँ पे महोदय होने के बाद जो है विषय, महोदय होने के बाद विषय, इमार्जिन से इतना गैप छोड़ना है, महोदय के नीचे कॉमा होता है, इसके बाद भी विषय लिखना है। तो विषय लिखते समय क्या है आपका विषय क्या है, छुट्टी पत्र के लिए विनती, छुट्टी पत्र के लिए विनती। तो फुल स्टॉप, छुट्टी पत्र के लिए विनती। सब्जेक्ट, विषय मतलब
सब्जेक्ट जो है वो। अब यहाँ पे आप स्टार्ट करना है किस वजह से आप छुट्टी ले रहे हैं। उपयुक्त विषय अगर आपको क्वेश्चन में रहेगा तो स्वास्थ्य के बारे में या आपकी तबीयत के बारे में बताते हुए आपको छुट्टी पत्र लिखना है। नहीं तो क्या है, किधर भी जाने के लिए है तो क्या छुट्टी मांगे, तो बुखार है ये जो है स्वास्थ्य के अंदर जाता है उसी के हिसाब से। नहीं तो क्या है, घर में फंक्शन है, भाई या बहन की शादी है तो आप लिख सकते हैं। वहाँ पे मैटर देते हैं, विषय देते हैं, इस विषय के कारण आप छुट्टी पत्र लिखिए। अगर बहन की शादी है उस विषय पर, तो भाई की शादी है उस विषय पर, अगर किसी तरह जाना है तो उसके हिसाब से छुट्टी पत्र, या स्वास्थ्य संबंधित बुखार या तबियत ठीक नहीं है इस प्रकार उस हिसाब से दे रहे। तो क्या है, यहाँ अपना विषय लिखना है। जहाँ कहाँ पे विषय लिखेंगे, जो महोदय हो गया, विषय हो गया, उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट करना है उपयुक्त विषय के अनुसार। उपयुक्त मतलब ये जो है, नहीं तो क्या है, विषय के अनुसार, विषय मतलब यही है, विषय के अनुसार मैं 3 दिन आ नहीं सका स्कूल, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। मैं उपयुक्त विषय के अनुसार, उपयुक्त मतलब यही छुट्टी पत्र के विषय के अनुसार मैं 3 दिन स्कूल आ नहीं सका या आ नहीं सकी क्योंकि मुझे बहुत पेट में दर्द था या बुखार था। रीजन आपका बताना है, बुखार था या तो सिर में दर्द था, इसके लिए मैं आ नहीं सका। इसके लिए मुझे 3 दिन की छुट्टी मंजूर करना चाहिए। मेरी जो है 3 दिन की गैर हाजिरी को आप क्या करें, मंजूरी कीजिए। जो गैर हाजिरी आप लेते हैं वो गैर हाजिरी का नंबर या दिनांक यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में है, आप क्या है उसी प्रकार लिखना है। यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक में जो है आप उसी को फॉलो करते हैं तो आपको जो है उसी को फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, आपको छुट्टी चाहिए तो मुझे यहाँ से यहाँ तक, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक मुझे छुट्टी चाहिए, तो मुझे छुट्टी प्रदान कीजिए। तो क्या विषय देते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ क्या करना है, 2-3 लाइन लिखना है, 3 या 4, कम से कम 4 लाइन लिखिए। तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक हो जाता है और एक लाइन, तो क्या है विषय जो क्या है उसके बाद में आता है, एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन यहाँ पे होता है और तीसरा लाइन हो जाता है और चौथा लाइन में एंड लिख लीजिए। 4 लाइन देना है क्योंकि इसके लिए विषय के लिए आपको मिलता है 2 अंक। 2 अंक इसके लिए देते हैं। विषय में आपने क्या लिखा है इसके हिसाब से आपको 2 अंक दिया जाता है। तो ये जो है आधा मार्क देते हैं, यहाँ पे भी आधा मार्क देते हैं, यहाँ पे भी आधा मार्क देते हैं और यहाँ पे भी आधा मार्क देते हैं। ये जो फ्रॉम टू जो लिखेंगे उसके लिए आधा आधा मार्क देते हैं और वो डिवाइड करके रखते हैं क्या किस का मार्क देना है। तो 4 या 5 मार्क देता है तो 2 मार्क यहाँ पे देते हैं। और अंत में जो है आपके अभिभावक का हस्ताक्षर, तो क्या पेरेंट्स सिग्नेचर, अभिभावक का हस्ताक्षर यहाँ पे आप लिखना, अभिभावक का हस्ताक्षर, यहाँ आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर डालना है। और क्या है, बवलिया, यानी तो आपका छात्र ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका छात्र ऐसे लिख के आपका सिग्नेचर डाल देना चाहिए। ये यहाँ पे हो गया 2, 3 या यहाँ पे क्या है 1 मार्क देते हैं 4 मार्क के लिए और पेपर सेटिंग करते हैं। नहीं तो क्या है 5 मार्क के लिए रहेगा 1, 2, 3, 4 4 मार्क। यहाँ पे फुल्ली आपके हस्ताक्षर और अपने पेरेंट्स आपके माँ बाप के हस्ताक्षर भी 1 मार्क ऐसे करते हैं। 1, 2, 3, 4 ये जो मैटर के लिए विषय के लिए जो 2 मार्क रहता है, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5 मार्क देते हैं। टोटली इसको क्या है आराम से आपको 5 मार्क मिल जाता है। 4 मार्क का रहेगा तो आधा आधा करके और 5 मार्क का देंगे तो 1-1 मार्क में देते हैं। तो छुट्टी पत्र मेन है आपको का क्या है, बहुत से ज्यादातर पूछने वाली ये जो छुट्टी लीव नोट है छुट्टी पत्र ही पूछते हैं। आपको छुट्टी पत्र लिखना सीखना आना है, इस वजह से आपको छुट्टी पत्र मेन पूछते हैं। उसके बाद में दूसरा जो पत्र है उसके बाद में पूछते हैं। अगर छुट्टी पत्र आप नीट से लिखेंगे, लिखते लिखते गंदा करना और स्ट्राइक आउट करना, उसमें वहाँ पे ये होना मिस्टेक हो जाना, ये सब रहेगा तो आपको क्या है स्पेलिंग मिस्टेक और उतना नीट नहीं, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं उसी प्रकार से नीट रहेगा तो आपको क्या है 5 मार्क आराम से मिल जाता है, 4 हो या 5 मार्क आराम से मिल जाता है। इसके लिए छुट्टी पत्र लिखते समय आप एक ही पेज लिखिए, एक ही पेज में लिखिए। अगर आपका आंसर पेपर में यहाँ से इतना ही जगह है
स्टार्ट होते पेज वेस्ट हो जाता है। तो क्या करिए, पेज के लिए आप उतना ध्यान मत दीजिए। छुट्टी पर एक ही पेज में एक ही लाइन में आ गया तो देखने के लिए और करेक्शन के लिए और एप्लीकेशन भी आप दिए जैसा होता है इसके लिए फुल मार्क देते हैं। ये भी वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, करेक्शन करने वाले ऑब्जर्व करते हैं, देखने वाले देखते हैं, हम लोग देखते हैं। तो क्या है, आपको क्या पेज यहाँ पे बचा है तो वहीं पे मत लिखिए, आप नया पेज लीजिए और नए पेज में अच्छी तरह से लिखिए। अपने बुक में भी है इस प्रकार नीट है, उसी प्रकार आप लिखेंगे तो आपको कोई किसी वजह से मार्क नहीं काटते हैं। ये हो गया छुट्टी पर। तो अगले कक्षा में फिर मिलेंगे अगले विषय को, मतलब अगले पाठ को देख के पाठ के हिसाब से हम पुनरावर्तन करते जाएंगे। आपको क्या है, मिड टर्म की तैयारी करते जाना चाहिए, इसके लिए इस हिसाब से हम पुनरावर्तन करते जा रहे हैं। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। को शायद समझती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, तो आपको 5 मार्क मिलने में आसानी हो जाएगी, आप सीख चुके होंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। आप गृह कार्य में भी हम देते हैं, उसको लिख के आप सीखिए। तो क्या है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, गलतियाँ नहीं होना चाहिए, गलतियाँ नहीं करना है और पेपर इतना साफ रहना है कि देखते समय लगना चाहिए वो एप्लीकेशन है, चिट्ठी पत्र ऐसे लिखेंगे तो आपको मार्क देते। इतना आज के लिए काफ़ी है। आज हम इतने दिन तक जो है वीडियो जो भेज रहे थे पाठ के हिसाब से जा रहा था, पाठ का विस्तार हो रहा था, पाठ का एक्सप्लेनेशन हो रहा था। तो आप बहुत कुछ सीखे होंगे और पाठ को सुने भी होंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हम अब जो ले रहे हैं पुनरावर्तन तौर पर एक के बाद एक लेसन का पुनरावर्तन करते जाएंगे। तो पुनरावर्तन में जो है जय जय भारत माता जो पद्य कविता आपको है, तो ये ही आपको एक ही पद्य है, पूरे साल के लिए एक ही पद्य है। इसमें भी आपको पहला जो छेद है जो यहाँ पे है, आपके टेक्स्ट बुक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको बाहर के लिए कंठस्थ करने के लिए, और इसके विचार में भी अंत में आपको दिए हैं यहाँ पे 8 पंक्तियां कंठस्थ कीजिए। वो जो 8 पंक्तियां क्या है मैं आपको बता रही हूँ। ये जो है 8 पंक्ति है जो आप लिखेंगे तो 4 या 5 मार्क के लिए आता है। तो बहुत ही आसान है पंक्ति और लंबा भी उतना नहीं है कि इतना ही रहता है। एक आपका रीडर बुक में आता है, दो लाइन, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लास्ट लाइन दोनों सेम है, वो हो गया 2 लाइन। आपको जय जय भारत माता पहले बार भी दिया है और अंत में भी जय जय भारत माता दिया है। वहां उसके बाद के जो है 8 में से 2 गया तो क्या हो गया, 6 लाइन है। 6 लाइन आप तो क्या आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए जो कौन सा है आपको कंठस्थ के लिए, देखिए उसको आप कंठस्थ करना जरूरी है। हर साल पूरा साल के लिए एक ही है पद्य। तो देखिए जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा, 100 स्तोत्रों से बह भर कर है अब पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। तो क्या है, बैठ करते जाइए, जैसे मैं बोलते जा रही हूँ आप भी सीखते जाइए और इसको क्या है 1 या 2 बार, एक बार देख के लिखिए और बिना देखे और एक बार लिखिए। जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा, 100 स्तोत्रों से बह भर कर है पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। तो यहाँ पे इस पद्य भाग में आपको जो है 1 वर्ड तो कैसे भी है, तो 1 वर्ड एक वर्ड एक शब्द आप सीखेंगे तो बहुत आसानी से आप 1 मार्क ले सकते हैं। पहला तो पद्य का जो है कवि कौन है पूछेंगे, और पद्य का जो कौन सी कवि परिचय का तौर पर वहाँ पे उपाधि के बारे में पूछेंगे। तो जय जय भारत माता कविता के कवि कौन है, पता है, कवि मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पे 7 प्रश्न दिए हैं एक वाक्य के लिए। आपको क्या करना है, क्वेश्चन करेक्शन करने वाले क्या करते हैं, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं देते, आपका जो मेन रहता है शब्द, जो उत्तर प्रश्न के हिसाब से उत्तर रहता है उसको देखते हैं। तो आप प्रश्न लिखे या कंप्लीट करे या नहीं वो नहीं देखते, तो शब्द जो है उसको देखते हैं। अगर वो उत्तर रहेगा आपको अंक मिलता है। और भी क्या है, बिना
अक्षरों की गलती अक्षरों से भरा रहेगा तो भी वो भी नहीं मार्क मिलता है। तो इसके लिए जो आप कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक को बहुत अवॉइड कीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा आपको नहीं मार्क नहीं मिलता है। तो और 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। वहाँ पे हिमालय के बारे में कवि की भावना क्या है और हिमालय में आग दबाकर का मतलब क्या है। कवि ऊंचा हिया क्यों कहते हैं। हमें मिलजुल कर कौन सा गीत गाना चाहिए। तो आपको क्या है इस पूरे पाठ का समरी आपके मस्तिष्क में रहना है, क्योंकि पूरे प्रश्न का उत्तर आप सीखेंगे तो हो गया पूरा सारांश बन जाता है। और खाली जगह पर ये 3 दिए हैं। और तुकांत शब्द एग्जाम में नहीं पूछते हैं, आपको एक्टिविटी क्लास में ही कराते हैं। तुकांत राइमिंग वर्ड्स एक्टिविटी तौर पर क्लास कक्षा में ही तुकांत मतलब क्या है राइमिंग वर्ड्स यहीं पे आता है, टेक्स्ट बुक में आता है, क्लास वर्क में ही आता है। तो आपको एग्जाम में नहीं पूछते। और क्या है कविता के अनुसार वहाँ पे ब्रैकेट में दिए गिर गिर कर मिट मिट कर सुन सुन कर देख देख या ऑप्शन देंगे चुनकर छान कर लिखने के लिए देंगे तो आपको सेंटेंस पढ़ते समय आपको इमीडिएट उसका आंसर आ जाता है। और देखिए कविता के प्रथम 8 पंक्तियां मैंने अभी जो बताई आपको वो है आपको कंटेस्ट करने के लिए और वो जो है एग्जाम में पूछते ही है। और उसके बाद अनुरूप पता है जो 4 ही रहता है, ज्यादातर पर 4 ही रहता है। तो एग्जाम में 4 भी रहेगा 6 भी रहेगा आ जाएगा, क्योंकि आपको लॉन्ग आंसर जैसे कि 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए वो बहुत कम है। 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर और 2-3 वाक्यों में उतना ही है आपको, है ना। तो ये हो गया जो है जय श्री भारत माता के पाठ पद्य के हिसाब से बोल रहे। इसमें जो है पद्य सीखना जरूरी है। पद्य सीखेंगे तो आपको आसानी से 4 मार्क या 5 हर एक पद्य के लिए ज्यादातर 4 या 5 मार्क रहता ही है। तो ये 4 या 5 मार्क पाने के लिए आप क्या करना है पद्य को सीखना जरूरी है। और गुलाब सिंह नेक्स्ट दूसरा जो पाठ है गुलाब सिंह ये जो है कहानी है। कहानी को आपने अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो अगर नहीं होगा तो आप क्या करना है फिर से एक बार पाठ को पढ़ना जरूरी है। तो जो भाषा मतलब क्या है, भाषा केवल बोलने से नहीं है, आपको भी क्या है प्रैक्टिस करते जाना है। पाठ पुस्तक तो जरूरी पढ़ना है, तो ये पढ़ेंगे तो ही आपको पाठ के अंदर विषय पता चलता है। पाठ पुस्तक को पढ़ते जाना है। और यहाँ पे केवल 2 या 3 वाक्यों में लिखने के लिए 2 ही प्रश्न है और 2 भी बहुत आसानी क्योंकि ये कहानी है और 1 वर्ड टाइप में है। एक वाक्य में लिखने के लिए आपको 6 प्रश्न है। 6 में भी क्या है, बहन ने क्या थाम लिया, झंडा किससे बनाया है और थाली में क्या जल रहा था। तो संभव है तो आप जान सकते हैं थाली में दिया। तो शहर में क्यों आतंक छा गया, बहन ने भाई को क्या खिला दिया और किस कारण से बालक का खाना बंद कर दिया था। ये बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं, आपके समझ में आ जाता है। और जोड़ी या जोड़कर बनाइए तो वहाँ पे इसमें भी आप अंक पा सकते हैं। वाक्य में प्रयोग कीजिए और विशेषण शब्द झाड़कर अलग लिखिए और अनुरूपता हर बार 4 ही आते हैं, 4 से ज्यादा नहीं आते। और अन्य लिंग शब्द लिखिए। आपके टेस्ट अगर आपको रिवाइज करने के लिए टेस्ट ये होमवर्क बुक के लिए उपयोग करना हो या ना हो तो भी आप क्या करना है टेक्स्ट बुक पे आप क्या है खाली जगह रहता है, जैसे कि ये जो खाली पड़ा है। तो यहाँ पे अगर आपको स्कूल रहता तो हम लोग पहले क्या कराते थे, आपको टेक्स्ट बुक पे कंप्लीट कराते थे, यहाँ पे लिखाते थे। लेकिन आपको आने के लिए नहीं है, इस वजह के कारण से आप क्या करना है, इस जो फिल इन द ब्लैंक्स है खाली जगह रहता है ना, आप एक बार घर में प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको मालूम नहीं है, बराबर से आप नोट्स में देखना है। नहीं तो क्या करना है पेंसिल में लिखिए और बाद में पेन में लिख सकते हैं। तो आप क्या करना है ये टेक्स्ट बुक का जो है पूरा भर्ती करते जाए, जैसे कि आपको भी एक बार पुनरावर्तन रिवीजन हो जाता है और यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, भर जाता है, टेक्स्ट बुक भी फुल हो जाता है। और अन्य वचन रूप लिखिए। आपको पढ़ने के लिए रोमन नंबर 9 तक ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और समानार्थक शब्द लिखिए। ये जो है एक्टिविटी है, अगर क्लास में लिखते तो एक्टिविटी क्लास में हो जाता था। और नए शब्द चुनकर लिखिए। ये सब एग्जाम में नहीं पूछते, केवल इतना ही पूछते हैं कि रोमन नंबर 3, 4
जोड़ी बनाइए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए और संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अलग अलग करके लिखिए, विशेषण छाटिए, अनुरूपता, अन्य लिंग और अन्य वचन और उचित शब्द ब्रैकेट में है, आपको चॉइस करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है तो स्पेलिंग मिस्टेक करके दे रहे हैं, निकालना, निकलना, तो कौन सा है आप ढूंढना है। तो यहाँ पे समझदारी से आप क्या करना है, अपना नॉलेज, आप अंडरस्टैंडिंग कितना हुआ है, आपको कितना हिंदी आता है, उस हिसाब से यहाँ पे कौन सा वर्ड सही है। दो भी सेम रहता है, थोड़ा डिफरेंस रहता है उसमें, तो आपको बहुत ध्यान से क्या करना है, भर्ती करना है। और खाली जगह भरिए, ये जो खाली जगह भरिए जो क्या है प्रेरणार्थक शब्द है, मिलना, मिलन, मिलाना, मिलवाना, उसी प्रकार देखना, दिखाना, दिखवाना और खाना, खिलाना, खिलवाना और है बैठना, बिठाना, बिठवाना और घूमना, घुमाना, घुमवाना। एक माँ के बाद दो लेटर के बाद, दो अक्षर के बाद एक लंबा रह होता है। और सेकेंड दूसरा प्रेरणार्थक रूप में क्या है, वाना, वाना, वाना आता है। हर रेट में भी देखिए तो क्या है, मिलना, मिलाना, मिलवाना, ये दूसरा। यहाँ पे तीसरा प्रेरणार्थक नहीं है, जो पहला वो देते हैं ना वो धातु है। मिलना ये जो है, मिलना, देखना, खाना, ये सब क्या है, धातु है। उसके बाद में आता है प्रथम प्रेरणार्थक। बच्चों याद रखिए यहाँ पे तीसरा प्रेरणार्थक नहीं है, ये जो है मिलना, ये जो है मिलना जो है धातु है, ये आपको देते हैं एग्जाम में वर्ड। मिलना का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, यहाँ पे है प्रथम और द्वितीय दो ही है, तीसरा प्रेरणार्थक वो नहीं है। तो क्या है, मिलना ये धातु है, ये आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये धातु है, ये वो लोग देते। तो आप क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे भर्ती करना है। तो मिलना, मिलाना जो ये है प्रथम प्रेरणार्थक आ जाता है। तो मिलाना कैसे प्रथम प्रेरणार्थक आता है, मिलना, हम दो एक दूसरे से मिलते हैं और हमें दूसरों को मिलाता है, वो प्रथम प्रेरणार्थक। मिलना, मिलाना और वो जो मिलके दूसरों से और तीसरा पर्सन से मिलाता है तो मिलवाना हो जाता है। तो मिलना, मिलाना, मिलवाना। ज्यादातर आप याद रखिए जो द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में आते समय वाना, ये जो है वाह 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 आना ही है। द्वितीय प्रेरणार्थक में वाह 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 आना ही है। और जो प्रथम प्रेरणार्थक में आप सोचिए दो लेटर के बाद ज्यादातर ये जो है पूर्ण विराम, दैट मींस इसका अर्थ है लकड़ी जो है मिलाना, ये इसमें पहला वो जो देते हैं उसमें कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन हर एक वर्ड में आपको क्या लाइन डालना है, ये प्रथम प्रेरणार्थक है। आप समझे आपकी किताब से देखना, दूसरा वर्ड है देखना। तो क्या है, मैं देखते ऐसे देखते रहती हूँ, देखते और मैं देख के और दूसरों को बुला के भी दिखाती हूँ, तो क्या है, दिखाना। तो ये जो होता है दिखाना, दूसरों को बुला के दिखाना, ये जो है प्रथम प्रेरणार्थक। अभी वहाँ पे कुछ भी है तो मैं देखते रहती थी, तो मैं देखने के बाद घर के अंदर कोई भी है तो उनको बुला के दिखाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, वो उसके लिए कहते हैं प्रथम प्रेरणार्थक दिखाना। और हम जो दो देखे हैं और तीसरे थर्ड पर्सन से हम बताएंगे दिखवाना, दिखलाना, दिखवाना, तीसरे पर्सन को बताते हैं तो क्या है, दिखवाना। तो यहाँ पे भी देखिए, आप देखिए ध्यान दीजिए, वाना जो वाह वाह आ जाता है। तो बच्चों ये क्या रखिए, यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक आते समय एक लाइन एक्स्ट्रा रहता है, वो भी कहाँ बीच में आना चाहिए। ये दो होने उसके बीच में रहता है, और इसमें भी इधर दो इधर दो होने के बाद वाना। मैं देखकर हो गया और दूसरों को बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, दिखाना, और हम दोनों मिलके और तीसरे पर्सन या घर के सारे लोगों को बताते हैं तो दिखवाना। तो ऐसे हो जाता है। तो वाना 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 आएगा वो द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द में, ला ला वा वा एक लाइन आ जाएगा और प्रथम प्रेरणार्थक, तीसरा प्रेरणार्थक रूप नहीं है। तो आपको एग्जाम में पूछते हैं मिलाना शब्द का द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द लिखिए, तब आप लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है। अगर आप पूछेंगे तो प्रेरणार्थक प्रथम प्रेरणार्थक बताइए बोलेंगे तो आपको लिखना है ये। बहुत ही आसान है, एक बार समझिए
समझ में जल्दी आ जाता है। इसमें भी ये भी क्या है, व्याकरण भाग में आता है, 1 मार्क के लिए पूछते हैं। तो आप याद रखिए प्रेरणात्मक रूप ये क्या है कि इसको चिंता मत करना है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ये लोग वो लोग प्रश्न प्रथम द्वितीय दो ही है, तो आप याद रखना है। आज के लिए ये 2 लेसन का पुनरावर्तन काफी है। हम अगले कक्षा में मिलेंगे, आगे के लेसन के बारे में पुनरावर्तन करते जाएंगे। आशा करती हूँ ये 2 पार्ट भी आपको समझ में आए होगा। आपका मिड टर्म चल रहा है, चलने वाला है, नेक्स्ट आने वाला है मिड टर्म एग्जाम। तो मिड टर्म एग्जाम में आपको पद्य है और ये भी है गुलाब सिंह पाठ कहानी भी है और पद्य भी है, जय जय भारत माता। तो आशा करती हूँ जो इसके क्वेश्चन आंसर और ये आप पढ़ रहे होंगे और फिर व्याकरण भाग भी समझ में आया होगा। और अगले कक्षा में हम दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट लेके फिर से हम मिलेंगे आप बच्चों। गद्य भाग में मैंने कहा है कितना सब आ रहा है। अब जो है व्याकरण और क्या क्या है, ये जो एग्जाम पैटर्न इस प्रकार आता है। देखिए मैंने वहाँ पे ओरली आपको बताई थी, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर बोल रही हूँ। एक वाक्य में आएगा और रिक्त स्थान लिखने के लिए आता है। रिक्त स्थान मतलब खाली जगह भरिए। और जो है 2 वाक्य में आता है और 3 वाक्य में आता है और 4 वाक्य में आता है। और जो पद्य आता ही है, लेकिन वो जो पद्य है एक ही पद्य है, जय जय भारत माता का पहला जो पद्य भाग, पहला जो ये है आपको मैंने बताई, जो पहला जो पैराग्राफ 8 लाइन को अच्छी तरह से सीखे, उसमें कॉमा फुल स्टॉप जो जहाँ पे है उतना ही बराबर से लिख के डालिए, क्योंकि आपको वो कोई पद्य आगे भी रहता है। एक ही पद्य है, एक ही पद्य को सीखने के लिए आपको आसान है। लेकिन ये पद्य भी वैसे ही है, फर्स्ट में भी जय जय भारत माता है, अंत में भी जय जय भारत माता। 8 लाइन में ये जो 2 हो गया जय जय भारत माता लिखने में, और बाकी कुछ जो 6 लाइन रहता है वो क्या है आप सीखना है। और कॉमा फुल स्टॉप पर बराबर से ध्यान दीजिए, पूर्ण विराम कॉमा सब डालने के लिए। ये अगर आप पूरा बराबर लिखेंगे तो आपको 5 मार्क रहेगा, 5 मार्क 4 मार्क रहेगा तो 4 मार्क मिलता है। एक ही पद्य बच्चों सीखिए। और ये जो है गद्यांश पैसेज देते हैं, गद्यांश मतलब पैसेज देते हैं। स्क्रिप्ट के अंतर्गत 5 प्रश्न पूछते हैं। ये 5 प्रश्न को आप क्या करना है, उस पद्यांश गद्यांश में पढ़ना है। एक बार पढ़ के गद्यांश में जो प्रश्न पूछे हैं वो वहाँ पे उत्तर रहता ही है, उत्तर के बिना नहीं रहता। तो उत्तर क्या है आप देखिए। तो ये क्या है 5 प्रश्न के लिए 5 उत्तर रहता है, 5 उत्तर वहाँ पे ढूंढना। ये भी बहुत आसानी से आप 5 मार्क ले सकते हैं। और जब व्याकरण में आएंगे तो आप व्याकरण में 8 या 7 या 5 मार्क के लिए रहते हैं। तो उसमें जो है वचन बने एकवचन या बहुवचन के तौर पर आपको 4 ऑप्शन देते हैं। जो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही रहता है, 3 ऑप्शन जो है गलत रहता है। सही शब्द एक ही रहता है और बाकी का 3 शब्द गलत देते हैं। तो उसमें से आप क्या करना है, ढूंढ के लिखना है वचन गति। और जो है लिंग, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो आता है उसके अंतर्गत आता है। और विलोम शब्द भी वैसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप में ही 4 ऑप्शन रहता है, उसमें आपको ढूंढना है। और सार्थक शब्द लिखना, उल्टा पलटा करके दे रहे हैं तो आपको क्या है सेंटेंस सही बनाना है। या आपके पाठ पुस्तक में जो है उसी को ही देते हैं, वो है एक ही पार्ट में आया है सार्थक शब्द बनाने के लिए। वो सार्थक शब्द 4 है या 5 है, उसमें आपको बराबर सीखेंगे, उसमें से 4 या 2 आ जाता है। और क्या है कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। कन्नड़ में अनुवाद करने के लिए बहुत पार्ट से बहुत सेंटेंस दिए, उसमें से 4 देते हैं अनुवाद करने के लिए या 2 देंगे। तो आप क्या करना है ट्रांसलेट टू कन्नड़ में कर सकते हैं, या फिर आपको इंग्लिश आसान होगा इंग्लिश में भी कर सकते हैं। आपको कौन सा इजी होता है कन्नड़ और इंग्लिश, तो उस हिसाब से आप आंसर लिखना है। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ कन्नड़ या अंग्रेजी में लिख, चाहे तो आप कन्नड़ा में लिख सकते हैं, नहीं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। और जो है व्याकरण के अंतर्गत प्रेरणार्थक शब्द, तो प्रेरणार्थक शब्द लिखने के लिए हम जो देते हैं धातु, वर्ड जो देते हैं वो धातु है। और आपको लिखना है प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक लिखना है। अगर आप प्रथम प्रेरणार्थक देख के द्वितीय प्रेरणार्थक पूछेंगे तो आप लिखना है कि द्वितीय प्रेरणार्थक कौन सा है। ये भी आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, 4 ऑप्शन देते हैं उसके अंतर्गत रहता है। और जो है अंतिम जो है चुट्टी पद और निबंध जो है चुट्टी पद है, चुट्टी पद आता ही है आपको, आप 8वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं और 10वीं में भी है चुट्टी पद या पिताजी को पद है, 2 है। तो उसमें से एक चुट्टी पत्र आता ही है, कंपलसरी देना ही है चुट्टी पत्र सीख लीजिए। और वो है निबंध। निबंध मैंने जो है आपको टॉपिक के तौर पर दे रही हूँ। एक जो आएगा तो पर्यावरण आता है, नहीं
टेक्स्ट बुक में अंत में जो है उसको देने वाली है। 3 चॉइस है, 3 में से आपको 2 सीखना पड़ेगा। जो टेक्स्ट बुक में जो आएगा, जो क्या है यहाँ पे निबंध लिखने के लिए है, जो चरित्र बल ये आएगा। तो पर्यावरण का जो है, आपने पर्यावरण के बारे में 8वीं कक्षा में निबंध सीख चुके, उसके बारे में आपको पर्यावरण की बहुत सारी बातें पता है। और जो दूसरा है पुस्तकों का महत्व, आप पुस्तक पढ़ते हैं, इस पाठ में जो आपके पुस्तक में 2 ही है, जो चरित्र बल और पुस्तकों का महत्व, 2 ही निबंध है। और तीसरा जो है पर्यावरण, आपको पिछली कक्षा में या 8वीं कक्षा में हुआ और आपको मालूम है, तो आप इंग्लिश कन्नड़ा सब पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। 3 निबंध में 1 निबंध देते हैं हम लोग, देते समय 3 भी देंगे, आप कौन सा सीख के रेडी रहते हैं वो आप लिखना है, आपका चॉइस है। और जो बच्चों आपको याद रखना है, पर्यावरण लिखते समय साइड पॉइंट रहता है, प्रस्तावना, विषय विस्तार और उपसंहार, कंक्लूजन। फिर कैसे आपने विषय को लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसमें विषय के अंतर्गत क्या क्या आता है और किस प्रकार कंक्लूजन कर रहे हैं, एंड उपसंहार किस प्रकार करते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में भी यहाँ पे भी दिए हैं कि चरित्र बल का अर्थ क्या है और क्या है, उदाहरण दीजिए, और क्या है चरित्र बल का उपसंहार क्या करते हैं। और इसी प्रकार पुस्तकों का महत्व, लाभ, प्रभाव और अंत में उपसंहार के रूप में ये लिखना है। तो 3 ही पॉइंट्स आगे निबंध लिखते समय आप क्या करना है, साइड पॉइंट्स डाल के ही लिखना है, नहीं तो क्या है मार्क में साइड पॉइंट्स क्वेश्चन पेपर में रहता है, आप उसको साइड पॉइंट में एक्सप्लेन करते जाना। ये जो है व्याकरण और एग्जाम क्वेश्चन पेपर पैटर्न। आशा करती हूँ कल आपको एग्जाम इजी होगा, आप सब लोग 80 में 80, 80 में 80 निकालेंगे और एग्जाम अच्छी तरह से लिखेंगे। तो आप भी उम्मीद रखिए कि अच्छा होगा एग्जाम, तो आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। आज की कक्षा में हम लेंगे पुनरावृत्ति। तो याद होगा कि पुनरावर्तन 1 और 2 हो गया, और जो ले रहे 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, आपको डिलीट हो गया लेसन, और 8वां लेसन इतना ही आपको मिड टर्म एग्जाम के लिए है, और छुट्टी पर और निबंध इसमें आ जाता है। तो हम लेंगे पहला जो है स्वामी विवेकानंद पाठ। इस पाठ में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में दिया, जीवन, तो इसके अंतर्गत क्या आता है, माँ बाप का नाम और स्वामी विवेकानंद का पुराना नाम, पहले जो नाम रखा था वो नाम, और जो उनके गुरु और अमेरिका कब गए, अमेरिका में क्या उन्होंने भाषण दिए, ये सारे विचार आते हैं। केवल 1 वर्ड और 2-3 वाक्य के विषय यहाँ पे रहता है और उसके ज्यादा नहीं रहता है। 2-3 वाक्यों के उत्तर में आपको यहाँ पे 2 पूछेंगे, पहले तो 1 पूछते थे, अभी यहाँ 2 पूछते हैं। और 1 वर्ड तो आप तो जानते हैं बहुत ही आसान है, बहुत ही सीखने में बहुत ही आपको आरामदायक है, क्योंकि आपने पहले से सुनते आ रहे हैं। ये पाठ में नरेंद्र जिसे कहते हैं, आपको सब पता है। और यह 2-3 वाक्यों में कौन सा व्रत लिया और माता पिता का नाम भी पूछे हैं, और रुचि किन किन विषयों में है, क्या क्या वो पढ़ने में या कुछ किस विषय में उन्हें रुचि, इंटरेस्ट लेते थे, और भारतवासियों को क्या उपदेश दिया, क्या उन्होंने इस भाषण में बताए हैं, और किन किन देशों की यात्रा की। वेरी सिंपल, आपको नाम याद रखने के लिए बहुत आसान है इसमें। और जनता को ललकार कर क्या करने लगे, क्या उन्होंने लोगों को या जनता को उन्होंने क्या बताया, इतना ही है इस पाठ के अंतर्गत। और वचन बदलिए, लिंग बदलिए, विलोम शब्द है, और जोड़कर लिखिए, वाक्य बनाइए और वाक्य शुद्ध कीजिए। हो गया स्वामी विवेकानंद के विचार। अनुशासन ही शासन में, तो आपको क्या है, डिसिप्लिन के बारे में बहुत सारे रहते हैं, क्रैश तो बहुत ही डिसिप्लिन में नाम चीन है। तो यहाँ पे अनुशासन के बारे में बच्चों को सड़क के तौर पर या रास्ते में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, या दुर्घटना होते समय क्या क्या करना चाहिए। लॉन्ग आंसर के लिए या 2-3 प्रश्नों के लिए 2 ही प्रश्न हैं। चौराहों पर दिए गए संकेतों को विस्तार से बताइए, और जो है दुर्घटना से बचने के कोई 2 उपाय बताइए। तो आपका जनरल आपको लिख सकते हैं, दुर्घटना होते समय क्या भी सड़क में आप खड़े रहते हैं क्या, नहीं, तो क्या क्या करना है, आपकी जो नॉलेज जो रहता है उसको उपयोग करके आप बताना चाहिए। और एक वाक्य में जो है बहुत ही आसान है, आपको पता है बच्चों को सड़क पर जाकर क्या नहीं करना है, हेलमेट के बिना कौन चलते हैं, और बाढ़ जोहाने वालों को क्या नहीं देना चाहिए, घायल को फौरन कहाँ पहुंचाना चाहिए, क्या अनमोल है, और चौराहों पर क्या दिखा दिए गए हैं। तो ये आपको 1 वर्ड
उदाहरण के तौर पर आते हैं। और लॉन्ग आंसर इसमें कुछ भी नहीं, दो ही प्रश्न है, वो भी 2-3 वाक्यों में रहता है। और अन्य वचन लिखिए, जो हुआ है अन्य वचन उसको ही ज्यादातर रिपीट भी होता है, नहीं तो क्या है नए वर्ड रहेंगे, आप उसको याद रखना है। और उदाहरण के अनुसार लिखिए, तो आज देने वाले प्रश्न ही नहीं है। और यहाँ पे अनुरूपता है और सही गलत आपको ये समझदारी अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत, ये समझदारी के अंतर्गत आता है। सही क्या है गलत क्या है। सड़क पर चलते समय खेलना है, तो आपको कॉमन है, आपको समझ है, जिसको दिमाग है वो ये सीधा बता सकते हैं कि सड़क पर चलते समय खेलना नहीं है, तो ये आंसर होगा रॉन्ग। तो समझदार हेलमेट पहनकर वाहन चलाते हैं। और ये घर पर इंतजार करने वालों को गम का सौगात देना है। दुर्घटना होने पर ना आंख चुराना है। घायल की मदद नहीं करनी चाहिए और हमें चलती बस में चढ़ना नहीं चाहिए। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, नॉलेज आप तो क्या है डेली लाइफ में करते रहते हैं, रोड पे आते हैं जाते हैं सब करते हैं, तब आपको ये सब प्रश्न के उत्तर आपको सही या गलत सीखने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ आपको पता है। और आगे जो है रोमन नंबर 7 उत्तर लिखकर उचित रंग भरिए, ये आपके एग्जाम में नहीं आता। इस पार्ट में आपको पूछने के लिए ये संभावनीय प्रश्न है रोमन नंबर 1 और 2। और तीसरा जो अन्य वचन पहले से आया हुआ है, रिपीट हो रहे हैं और उदाहरण के तौर पर के लिए नहीं देते हैं। 5वां नहीं है, जो है 6ठा है और 7वां है, इतना ही आप सीख सकते हैं। और जो नेक्स्ट है 5वां पार्ट जो है मौसी एक कहानी है, आप तो समझ चुके होंगे मौसी कहानी में क्या है। तो बच्चों ने मौसी को किस प्रकार लाड प्यार से देखते थे, और मौसी जब दिखाई नहीं देगी तो क्या करते थे। मौसी स्कूल के वहाँ पे आके बैठती थी, और मौसी बीमार पड़ी तो कहाँ पे रहती थी, वो आपको इस पार्ट में मैंने समझाया है। तो यहाँ इस पार्ट से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो ये पार्ट को जो है जो मौसी पार्ट की जो प्रश्नोत्तर है ज्यादा पढ़ना चाहिए। जिस पार्ट में प्रश्नोत्तर ज्यादा है वो आप ज्यादा पढ़ें, क्योंकि यहाँ से देने के लिए क्वेश्चन देने के लिए ज्यादा देने के लिए मौका है हमें, तो ये पार्ट बहुत जल्दी से ज्यादा ही पढ़ना सीखें। तो 8 प्रश्न है इसमें जो है एक वाक्य के लिए दिए, और 2-3 वाक्य में 4 है, 3-4 वाक्य में 3 है। ये 2-3 वाक्य के 4 और 3-4 वाक्य के 3 पूरा अभ्यास करना है। दूसरा आपके अभ्यास भाग में इतना प्रश्नोत्तर नहीं है, कम है, इसके लिए पाठ से ज्यादा प्रश्न आते हैं। और रिश्ता जानिए और लिखिए। अनुरूपता ही है ये रिश्ता, रिलेशनशिप बताने के लिए। तो क्या है रिलेशनशिप मतलब क्या है, पिता के पिता मतलब दादा, तंदे फादर्स फादर दादा, तो माँ के पिता मदर्स फादर को क्या कहते हैं, तो क्या है नाना। पिता की बहन बुआ, माता की बहन, और पति पत्नी के पिता ससुर, पति पत्नी के माता, और बेटे की पत्नी बहू, बेटी का पति दामाद। ऐसे ये 4 है, ये जो है अनुरूपता है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन रिश्ते के बारे में आप जो बताते हैं आंट अंकल या बुआ चिक्का चिक्का, ऐसे हिंदी में इस प्रकार कहते हैं, आप यहाँ पूछेंगे, ये भी आने वाले चांसेस है। और नमूने के अनुसार लिखें। ये नमूना जो है कहानियां हैं, ये सब क्या है किसके अंतर्गत आता है, वचन बदली, सिंगुलर रहेगा कहानी, बहुवचन रहेगा कहानी। ये नमूने के अनुसार दिया है आपको, ये आने के लिए बहुत सी ज्यादा चांसेस कहाँ पे आता है, वचन बदलिए में आता है। सब जो देखिए वहाँ पे लड़की लड़कियां, कोटरी कोटरिया, पहली पहलिया। तो आप बच्चों एक याद रखिए कि जब सिंगुलर रहता है, तो फॉर एग्जाम्पल लड़की जो है सिंगुलर में जो रहता है, तब आपको ये क्या रखना है, जब भी आपको दीर्घ आएगा, ये जो दीर्घ आएगा तो बहुवचन में आते समय आपका ये जो सिंबल है इस तरफ आता है, लड़कियां हो जाता है। कुछ भी लीजिए आप, दीर्घ की जो सेंटेंस है आपको जो है, और एक है मिठाइयाँ है, तो इसमें जो है कोटरी, ये देखो दूसरा है कोटरी, ये जो है दीर्घ है कोटरी। जब एक वचन में सदा रहेगा, दीर्घ में रहता है। अगर आपको बहुवचन लाना है तब क्या हो जाता है, आपका ये री चेंज हो जाता है, इस तरफ आता है कोटरियाँ। एक रहेगा कोटरी रूम्स, इसलिए
गर्ल गर्ल्स। तो लिखते समय हिंदी कन्नड़ा और इंग्लिश में कुछ चेंजेस नहीं है, हिंदी में चेंज हो जाता है, दीर्घ रहता है और बहुवचन आते समय रस्व रह जाती है। याद रखिए दीर्घ का जो सेंटेंस रहेगा यहाँ पे है लड़की, कोटरी, पहली, ये सब क्या है दीर्घ है, बहुवचन आते समय रस्व हो जाता है और यहाँ आ जाता है। उसी प्रकार माला, मालाएं, ए ऐड करते जाना है, माता, माताएं, दिशा, दिशाएं और घटना, घटनाएं और बात, बातें, आंख, आंखें, एक रहेगा, आंखें थे, दो रहेंगे आंखें और दरार, दुकान, दुकानें, दरार, दरारें। तो ये जो है यहाँ पे नमूने के अनुसार हेडिंग दिया है, ये नमूना है बराबर, लेकिन क्या है वचन बदलने में आ जाता है। सब है वचन बदलने में आसानी से आपको यहाँ पे प्रश्न दिया जाता है, ये तो ध्यान रखिए। और विलोम शब्दों को जोड़ी बनाइए, ये भी यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में है कि जोड़ी बनाने के लिए, जोड़ी जो बनाने के लिए नहीं होता है वो छोड़ देना है। और पर्यायवाची शब्द लिखिए, ये हर बार भी आता है, पेड़, घोड़ा, दूध, पानी, घर, औरत। और सार्थक वाक्य बनाइए, तो क्या है अगर गर्ल रहेगा तो उसका अंत हो जाता है बॉय, वो लड़की जा रही था देते, तो सेंटेंस आपको सोचते समय सुनते समय पता चलता है कि ये लड़की है, अंत में थी होना चाहिए। तो क्या है लड़का रहेगा तो थी हो जाते देते। आपको क्या है सार्थक वाक्य बनाना है, सही शब्द बनाना है। सबको जैसे मौसी, प्यारी, माँ थी के, उधर इधर इधर उधर करके देते। आपको क्या क्या करना है, कौन सा फर्स्ट आना है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, छाट के आप क्या करना है एक सेंटेंस बनाना है। ये आसानी से अपना खर्चा करके आप लिख सकते हैं। 4 है, कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, ये जो है 4 है कन्नड़ ट्रांसलेशन करने के लिए। और मैंने पहले ही कहा था ये पार्ट जो है मौसी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पूछने के लिए बहुत सारे विचार है, इसमें ही 20-25 मार्क के लिए पूछ सकते हैं हम। और नमूने के अनुसार लिखिए, जो है दूध से मलाई, माखन, घी, मिठाई, ऐसे आपको दिए हैं वहाँ पे। पेड़ से क्या क्या, सोना से क्या क्या, फूल और कागज से क्या क्या कर सकते हैं, ये पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, लेकिन उसके बाद के जो है वो आता नहीं है एग्जाम में। पाठशाला में और घर में आपको क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या करने के लिए मना किया जाता है, तालिका में लिखिए। तालिका मतलब लिस्ट में लिखने के लिए वहाँ पे जगह छोड़े 1 2 3। और क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण को इस बार मैं नहीं दे रही हूँ, नेक्स्ट जो एनुअल रहता है सेमिनार में दे रही हूँ। और जो छठा जो है चेरापूंजी से आया हूँ, जो चेरापूंजी में गया था लेकर प्रदीप पंत, उनके बारे में ये पाठ है। तो वहाँ पे क्या क्या देखे हैं, क्या क्या विचार, नए विचार है और क्या क्या नृत्य है, किस प्रकार का नृत्य हमारे यहाँ पे चलता है, ये सब इस पाठ के अंतर्गत आता है। आपने मैं समझती हूँ आप समझ गए होंगे इस पाठ के विवरण में। और यहाँ पे एक वाक्य के उत्तर लिखिए और 2-3 वाक्य के उत्तर लिखिए, इतना ही दिए हैं। तो एक वाक्य में 7 प्रश्न दिए गए, एक वाक्य ये जो है वर्ड, अब क्या करना है, एक वाक्य का जो है लिस्ट बना के लिखते जाना है। इंपॉर्टेंट जो वर्ड रहता है उसका आप क्या करना है, लिख के सीखिए, क्योंकि हम लोग 1 वर्ड करेक्शन करते समय इंपॉर्टेंट जो वर्ड रहता है उसको देखते हैं, उसमें जो गलती रहेगा तो आपको आधा मार्क मिल जाता है, नहीं तो 0 मिल जाता है। एक और 2-3 वाक्य में आप पूरा पाठ का मिक्स करके मिला के लिखेंगे और पाठ के संबंधित लिखेंगे तो आपको वहाँ से कम 1 मार्क, 2 मार्क रहेगा तो 1 मार्क मिल ही जाता है। लेकिन एक वाक्य में वैसे नहीं, हम जो देते हैं अभी जो है विवेकानंद का पुराना नाम, पहला नाम नरेंद्र, आपको नरेंद्र ही लिखने के लिए नहीं आया तो नरेंद्र में ही बहुत सारी गलतियां हैं, तो आपको क्या है मार्क नहीं दिया जाता, 0 दिया जाता है, 0 दिया जाता है। इसके लिए आप पढ़ते समय एक वाक्य के उत्तर लिखते समय वाक्य का जो इम्पोर्टेंट रहता है वो बुक में लिख के सीखिए। तो ऐसे ही पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। आपको क्या है इंग्लिश, सोशल साइंस, सब इंग्लिश आप पहले से सीख रहे हैं तो आप उनसे बोलते जा सकते हैं, लेकिन हिंदी कन्नड़ा मैथ्स आप पढ़ते पढ़ते नहीं बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते। आपको क्या है रफ बुक की जरूरत है, रफ बुक लेके ही आप करना पड़ता है। और द्विवंत शब्दों को पाठ में से चुनकर लिखिए, ये उतना पूछने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे दिए हैं उसके हिसाब से आप क्या है टेक्स्ट बुक में ढूंढना है, ये आपको एक्टिविटी टाइप है। यहाँ पे यहाँ दिए हैं द्विवंत शब्दों को पाठ से ढूंढ के लिखने, एग्जाम में पाठ नहीं दे रहे हैं आपको हम लोग, तो क्या है आपको ये नहीं देंगे,
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स है 5 और कहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें बहुत कम है फिल इन द ब्लैंक। एक जो पार्ट इसमें है और मौसी में थोड़ा है फिल इन द ब्लैंक और दूसरे किधर भी नहीं रहता है। जहाँ पे देखिए तो फिल इन द ब्लैंक्स एक तो 5 देंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो ऐसे जो फिलअप करने का जो वर्ड रहता है वो शब्द रहता है उसको आप क्या करना है अच्छी तरह से सीखना है। तो लिखना आपको नहीं आएगा, अगर लिखने में आपको स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो आप वहाँ पे मार्क खो देंगे। जोड़कर लिखिए और बे उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। रोक टोक इज्जत रहम ईमान कसूर वफा शक ताज सहारा काबू ऐसे। और रोमन नंबर 7, अब आपको किसी यात्रा पर जाना है, सोच समझकर आप इन वाक्यों को एक क्रम से लिखिए। तो क्या है यहाँ पे ये जो है 5 दिए हैं, तो आपको जाना है तो पहले आप क्या करना है, कहाँ पे जाना है, डायरेक्ट आप बस में चढ़ते हैं, कपड़े पहन रहे हैं और वो क्या है बस में बैठते हैं, ऐसे सिस्टमैटिक से जाते हैं ना। तो ये ऊपर नीचे दिए, पहला देखिए होटल से संपर्क कर कमरा निर्धारित करना, छुट्टी लेना, कपड़े सामान बांध लेना, यात्रा स्थल को चुनना, बस या रेल में आरक्षण की व्यवस्था कर लेना। ऐसे ये है सिस्टमैटिक। हम लोग जो काम पे भी जाना है यात्रा, तब हम क्या करते हैं, पहले हम बुक करते हैं, उसके बाद हम जॉब में हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम छुट्टी लेते हैं, उसके बाद भी जो है हमारे कपड़े या क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको बांध देते हैं ना। तो टूर कहते समय, यात्रा से कहते समय हम जाने से पहले कितना क्यूरियोसिटी से रहते हैं कि बहुत इंटरेस्ट में रहते हैं कि जाने के लिए कब आता है वो दिन। अगर डेट फिक्स हो जाता है तो हम पीछे हैं, तो हम क्या करते हैं वो दिन आने तक हम वेट करते रहते हैं ना, कब आता है वो दिन, कब आता है, मुझे बहुत इंतजार है, ऐसे सोचते रहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे यात्रा के बारे में, यात्रा में आप कितना खुशी लेते हैं और यात्रा की तैयारी किस प्रकार करते हैं यहाँ पे दिए हैं। और चिरापुंजी में साल भर वर्षा होती रहती है, वर्षा प्रकृति की अनुपम भेंट है। इसी प्रकार प्रकृति के कुछ अन्य लाभों की सूची बनाइए। जो वर्षा से क्या क्या हो रहा है उसका जो लिस्ट बनाओ। इसी प्रकार आपको जो लाभ होने वाली चीजों के बारे में पता है तो आप क्या करना है, लिस्ट बनाना है। नेक्स्ट जो है संकेत बिंदुओं के आधार पर अपनी किसी यात्रा का वर्णन कीजिए। तो आप अगर बहुत लंबा टूर किए हैं या 3-4 दिन के या 1 महीने के लिए जाते हैं तो आपको क्या अनुभव हुआ है, कहाँ गए थे, पहला प्रश्न यहाँ पर कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, कब गए थे, कैसे गए थे, उस स्थान में क्या क्या देखा और कोई विशेष अनुभव इसके बारे में बहुत ही अभी तक जीवन में जिंदगी में नहीं देखा है तो 1-2 सेंटेंस में लिखने के लिए दिए। ये एग्जाम के तौर पर नहीं है, आपको अपने एक्टिविटी टाइप से या नॉलेज इंप्रूवमेंट करने के लिए आप अपना जो यात्रा के बारे में दूसरों से जिस प्रकार पंत जी ने बताया उस प्रकार दूसरों के अपनी सहेली से दोस्तों से क्या है बोलने के लिए यहाँ पे दिए हैं, एग्जाम में नहीं आते। और लास्ट में जो है अनुरूपता है ये आप पढ़ना है। कर्नाटक, बेंगलुरु मेघालय, राजस्थान रेत का प्रदेश मेघालय और मणिपुर, इम्फाल और बांग्लादेश, नोग क्रेस या नृत्य, बेहडन खराब, ये जो कौन सा है आप ये जो 5 ही है अनुरूपता, अनुरूपता आप पढ़ना है। यहाँ पे आप याद कीजिए या टिक करके रखिए जो है रोमन नंबर 1, 2, 3 तो नहीं है 4, 5, 6 और जो लिस्ट आता है लास्ट का, तो इसमें बहुत कम में पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं। और जो अंतिम जो पार्ट है जो भीम और राक्षस, ये तो बहुत ही आसान पार्ट है, जो कहानी है, कहानी पढ़ते समय और सुनते समय बहुत ही इंटरेस्ट आ जाता है। शायद आपको भी ऐसे ही होगा, आया होगा भीम और राक्षस के बारे में। तो यहाँ पे जो भीम और राक्षस में पार्ट तो बहुत लंबा है, तो एक सेंटेंस में दिया है जैसे कि ड्रामा करते हैं, एकांकी करते हैं, उस प्रकार दिए हैं। तो इस पार्ट में आपको सीखने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि 2-3 वाक्य में 2 ही प्रश्न दिए। 2 ही प्रश्न में से क्या है, पहला प्रश्न ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे, तो आपको मालूम है उत्तर क्यों रो रहे थे ये जानते हैं। और बकासुर क्या काम करता था और उसके बदले में वह क्या लेता था। तो दो ही प्रश्न है, 2 ही प्रश्न का उत्तर आपको अपने ओन सेंटेंस से अपने बात में आप लिख सकते हैं, लेकिन बकासुर और राक्षस पाठ के संबंधित आप लिख सकते हैं।
ये पाठ में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, आप ये पाठ को बहुत से जल्द समझते हैं, क्योंकि एक पाठ ही ऐसी है, कहानी ही ऐसी है भीम और राक्षस के बारे में। और 6 प्रश्न दिए हैं वहाँ पे, बहुत इजी है, एक वाक्य में, 1 वर्ड सेंटेंस में। बकासुर कहाँ रहता था? भीम कौन था? राक्षस का नाम क्या था? भीम ने बकासुर की लाश को कहाँ रखने के लिए कहा? कुंती के कितने बेटे थे? और जो है भीम और राक्षस एकांकी के लेखक कौन? अच्छा ये इस पाठ में आपने सीखने के बहुत ही कम, जो मैंने कहा था, जो पाठ में बहुत क्वेश्चन आंसर है, बहुत सीखने के लिए है, उस पाठ को आप ज्यादा सीखिए, क्योंकि उसी से भी प्रश्न हम पूछ सकते हैं। पाठ के अंतर्गत से भी 1-2 आएगा, वो भी पाठ जितना लंबा रहेगा, जितना बड़ा रहेगा, पाठ विस्तार बहुत रहेगा, तो उस पाठ से हम क्या करते हैं, पाठ के अंदर से प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि आपने कितना पाठ सुना है, कितना आपको समझ में आया है, ये पता चलता है। और रिक्त स्थान भरिए और विलोम शब्द लिखिए और यहाँ पे जोड़कर लिखिए। अन्य लिंग शब्द लिखिए। भीम 5 पांडवों में से एक है, बाकी 4 पांडवों के नाम लिखिए। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक का वर्क है। और इसी प्रकार जानिए 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और 5 इंद्रिय, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वच, त्वच मतलब स्पर्श। 5 अमृत है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, जो है अमृत है, जो देह के लिए उपयोगी। और रोमन नंबर 8 में देखिए, इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, ये इम्पोर्टेंट है। जो बलहीन हो, दुर्बल, और जो जिसके आने की कोई तिथि ना हो, और जो रक्षा करता हो, और जिसके मन में दया ना हो, दया मतलब करुणा, काइंडनेस नहीं हो, जो शोक ना करता हो, जो भारत में रहता हो, जो गोद लिया हो। तो ये 7 है, 7 में से भी ये क्या दो पूछने वाले बात है, क्योंकि इस पाठ में कुछ भी नहीं है पूछने के लिए। 6 या 7 वन वर्ड होता है और 2-3 वाक्य में 2 ही है, इसके लिए ये सब डालना पड़ता है। और कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। और अनुरूपता 4 है, हर बार 4 ही आता है, पाठ में 4 ही रहता है, एग्जाम में 4 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो आपको जो है एग्जाम पैटर्न जो है रहता है इस प्रकार रहेगा कि रोमन नंबर ये 1 वर्ड के लिए रहेगा, ये 5 या 6 रहेगा, तो रोमन नंबर इसमें 6 है। और रोमन नंबर 2 जो है 2-3 वाक्य में रहेगा, ये भी 5 या 5 प्रश्न रहेंगे। और रोमन नंबर 3 रहेगा, अनुरूपता 5 या 6 रहेगा, अनुरूपता रोमन नंबर 4 में रहेगा, लॉन्ग आंसर 2-3 हो गया, यहाँ पे 3-4 पे जो है 5 या 4 रहेगा। और रोमन नंबर 5 है जो है 4-5 वाक्य में लिखने के लिए, इसमें भी 4 या 5 रहेगा। और रोमन नंबर 6 जो है पद्य आएगा, पद्य में क्या है, 8 पंक्तियां लिखने के लिए, जो है पहला पाठ का जो है जय जय भारत माता का पहला 8 पंक्तियां जो है उसको सीखना है। जो 8 पंक्तियां फर्स्ट के जो है 8 पंक्ति जो ये है, यहाँ से जय जय भारत माता यहाँ से यहाँ तक है, ये मेमोराइजेशन करने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए, ये आपको एग्जाम में पूछते हैं, कंटेस्ट करने के लिए होगा, 4 या 5 मार्क के लिए आएगा। उसके बाद जो है 6, 7वां जो रहता है, आपको गद्यांश भी आता है, यहाँ पे गद्यांश लिखने के लिए आता है। गद्यांश में भी 5 मार्क के लिए आता है, 5 गद्यांश मतलब 1 मार्क के लिए 5 प्रश्न देते हैं। 5 मार्क का गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है और 5 प्रश्नों का उत्तर गद्यांश से ही छांटकर आपको लिखना है कि उत्तर क्या है। और लास्ट में जो है 8वां जो रहता है, आपको क्या है, ये जो ग्रामर टाइप से या वचन बदलिए या लिंग बदलिए या प्रेरणार्थक शब्द लिखने के लिए, या नहीं तो समानार्थक शब्द लिखने के लिए आएगा, नहीं तो क्या है सार्थक शब्द बनाने के लिए। और कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, ये सब क्या है, व्याकरण भाग के अंतर्गत आता है। जो भी है, जो अभ्यास भाग में जो भी है व्याकरण के अंतर्गत आता है। लिंग बदलिए, वचन बदलिए और प्रेरणार्थक शब्द, सार्थक शब्द कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, ये सब इसके अंतर्गत आता है। और जो लास्ट है कि आपको क्या है, ये लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए आएगा, निबंध आपको देते हैं, आएगा भी नहीं आएगा भी, लेकिन पाठ्य पुस्तक में जो निबंध है उसको पढ़ना।